नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्राचीन भारतीय इतिहास की सीरीज में, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में, जहां आज से और आने वाली 2 कक्षाओं में हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ना है। This is undoubtedly one of the most important topic of the ancient Indian history because many questions have been asked in the different examination from this topic. ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देखेंगे कि अलग अलग परीक्षाओं में बहुत सारे सवाल यहाँ से पूछे गए हैं, तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और लूसेंट, घटना चक्र, इन सभी किताबों में बहुत गहराई से इस टॉपिक को कवर भी किया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें बहुत सारे हैं। क्विज जरूर आप लगाइएगा क्योंकि अगेन मैं बार बार आपसे क्विज का इसलिए बोलता हूँ कि वो बहुत मेहनत करके मैं बनाता हूँ और उसमें बहुत एफर्ट लगाता हूँ ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो सके और बहुत अच्छे तरीके से आपकी कमांड इस्टेब्लिश हो सके टॉपिक पर साथियों। ठीक है, तो यहाँ आप देख पाए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जानकारी के स्रोत पढ़ेंगे, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। इसमें पहले हम साहित्यिक स्रोतों की बात करेंगे, अर्थात लिटरेरी सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम पुरातात्विक स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ऑलरेडी हम साहित्यिक स्रोतों के बारे में पढ़ चुके हैं, पहले भी हमने लिटरेरी सोर्सेस के बारे में बात की है, चाहे वो मुद्रा राक्षस हो या फिर वो हमने दिव्यावदान की बात की हो, महावंश हो, दीपवंश हो। ये सारे बौद्ध ग्रंथ हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं। परिशिष्ट परमन जो कि हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई, आचार्य हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया एक जैन साहित्य है। विष्णु पुराण से भी हमें इनकी जानकारी मिलती है। तो पहले भी हमने पढ़ा है, पहले भी हमने इन बातों का अध्ययन किया है। पुरातात्विक सामग्री बहुत महत्वपूर्ण है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए कि अशोक भारत का पहला सम्राट था जिसने बहुत बड़े पैमाने पर अभिलेखों को उत्कीर्ण करवाने की परंपरा शुरू की। जो इनक्रिप्शन होते हैं उनको एनक्राइब कराने का ट्रेडिशन शुरू किया। ये उसने पर्शियन रूलर दारा प्रथम से सीखा था, डेरियस फर्स्ट से ये सीखा था और फिर उसने भारत में इसको इम्प्लीमेंट किया। तो अशोक के बहुत सारे शिलालेख हैं। देयर आर मल्टीपल रॉक एडिक्ट, केव एडिक्ट एंड पिलर एडिक्ट ऑफ अशोका। अशोक के बहुत सारे शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख हैं जिनसे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, जिनसे हमें मल्टीपल इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके बाद साथियों हम चर्चा करेंगे अशोक के अभिलेखों की, अलग से हम पढ़ेंगे, जिसमें हम शिलालेख अर्थात रॉक एडिक्ट, स्तंभ लेख, पिलर एडिक्ट और गुहा लेख अर्थात केव एडिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिर आज की क्लास में हमें इतना पढ़ना है। कल हम इनके शासकों के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, इन्हीं 3 के बारे में पढ़ा जाता है। और आखिर में याद रखना होता है कि बृहद्रथ इस वंश का अंतिम शासक था। बृहद्रथ को इसका ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग मार देगा और मगध में शुंग वंश की स्थापना करेगा। मगध वाले रीजन में शुंगा डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करेगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, आखिरी में कुछ और बातें पढ़ेंगे ये परसों की क्लास में। प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म और वास्तुकला, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, इकोनॉमी, रिलीजन और आर्ट एंड कल्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। ऑल्दो आर्ट एंड कल्चर को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जब हम अभिलेख पढ़ रहे होंगे, जब हम इंक्रिप्शंस पढ़ रहे होंगे तो यहीं पर बहुत सारी वास्तुकला कवर हो जाएगी। फिर भी 4-5 पॉइंट बचेंगे तो हम कवर कर लेंगे। इस तरह से साथियों मौर्य साम्राज्य भी खत्म होगा, मौर्यन एम्पायर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखें थोड़ा सा एक मैप में आपको और दिखाना चाहता हूं कि कैसे मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। और ये भारत का सबसे पहला साम्राज्य था, ये इंडिया का सबसे पहला एम्पायर था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो कि इसके संस्थापक थे, चंद्रगुप्त मौर्य हु वाज द फाउंडर ऑफ दिस एम्पायर वाज इंडियाज फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर। वो भारत के पहले ऐतिहासिक सम्राट थे और कहा जाता है कि इतने बड़े क्षेत्र पर दोबारा भारत के किसी भी शासक ने शासन नहीं किया। यहां तक कि जब अंग्रेज भी भारत पर शासन कर रहे थे तो उनका क्षेत्र भी इतना बड़ा नहीं था, उनका एरिया भी इतना बड़ा नहीं था।
जैसे आप देख पाए मैप में, तो कुछ जगह आप छोड़ दें, जैसे श्रीलंका वाला इलाका छोड़ दें, तमिलनाडु, यहाँ असम का कुछ इलाका छोड़ दें, तो असम, श्रीलंका, तमिलनाडु, ये इलाका, कश्मीर लद्दाख का कुछ इलाका, ये इलाकों को आप छोड़ दीजिए, तो पूरे इलाके में, लगभग पूरे के पूरे इलाके में मौर्यों का अधिकार था। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नींव डाली, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया और उससे उसे पूरा अफगानिस्तान वाला क्षेत्र मिल गया। आगे अशोक ने बहुत सारे विजय अभियान किए, अशोक ने बहुत सारी टेरिटरी पर कब्जा कर लिया। तो दक्षिण भारत हो, उत्तर भारत हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, एक बहुत बड़े साम्राज्य को स्थापित किया था मौर्यों ने। तो ये भी याद रखने वाली बात है कि मौर्य साम्राज्य भारत का पहला साम्राज्य था और इतना विशालकाय साम्राज्य भारत में दोबारा कभी नहीं हुआ। और चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्यों के संस्थापक थे, वो भारत के पहले ऐतिहासिक सम्राट थे। ही वॉज द फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ इंडिया। तो इन्हीं मौर्यों के बारे में हम पढ़ेंगे, भारत के पहले साम्राज्य की कहानी को हम पढ़ेंगे। पर सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इनकी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है। एक बात मैं और बता दूं कि ये हमारी एप्लीकेशन है शुभम गुप्ता एकेडमी, और जहाँ ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पीडीएफ मिल रहा है साथियों आपको। ये कोर्सेज हैं जो हमारी एप्लीकेशन पर चल रहे हैं, तो इन कोर्सेज को आप एनरोल कर सकते हैं। इन कोर्सेज के बारे में कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं और ये टेलीग्राम चैनल, यहाँ से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, चलो तो हम शुरू करते हैं और सबसे पहले जानकारी के स्रोत, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा हम जानते हैं कि इतिहास को जानने के दो तरह के स्रोत होते हैं, एक साहित्यिक अर्थात लिटरेरी और दूसरा पुरातात्विक अर्थात आर्कियोलॉजिकल। अब ये सब आपको पता है कि साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं और पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, दैट यू ऑलरेडी नो। तो साहित्यिक स्रोतों में जो मुख्य है वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य और कुछ समय के लिए बिंदुसार के प्रधानमंत्री रहे, वो व्यक्ति जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, उन्होंने राजनीति के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर, पॉलिटी के ऊपर एक किताब लिखी और उस किताब का नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से हमें मौर्यों की पॉलिटिकल और सोशल इंफॉर्मेशन की जानकारी मिलती है, हमें मौर्य काल की राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। इसके बाद इंडिका, जो कि मेगास्थनीज ने लिखी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में बहुत लंबे समय तक रहा और इसने इंडिका नाम की किताब लिखी। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, ये बड़ी प्रसिद्ध किताब है साथियों, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। इस किताब से ये जानकारी मिलती है कि कैसे चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलकर के नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को अपनी गद्दी से हटाया और मौर्य वंश की स्थापना की। फिर ढुंडी राज नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है, कमेंट्री ऑन मुद्रा राक्षस। क्षेमेंद्र के द्वारा लिखी गई बृहत कथा मंजरी, ये भी प्रसिद्ध किताब है। आचार्य सोमदेव के द्वारा लिखी गई कथा सरित सागर, ये सारी महत्वपूर्ण किताबें हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बौद्ध ग्रंथ में महाबोधि वंश, दिव्यावदान, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, अशोक के जीवन की बहुत जानकारी मिलेगी। महावंश और दीपवंश, यहां से भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी। दीर्घ निकाय, जहां अशोक ने धम्म को परिभाषित किया। तो महाबोधि वंश, दिव्यावदान, महावंश, दीपवंश और दीर्घ निकाय, ये सारी महत्वपूर्ण बौद्ध किताबें हैं जिससे हमें मौर्यों की जानकारी मिलती है। वहीं एक जैन ग्रंथ है कल्पसूत्र, भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया, इससे भी हमें मौर्यों की जानकारी मिलती है। और एक और जैन ग्रंथ है परिशिष्ट परमन, उससे भी हमें मौर्यों की जानकारी मिलती है। और पुराणों में विष्णु पुराण से भी हमें मौर्यों की जानकारी मिलती है, ये प्रश्न पूछा भी जाता है। वायु पुराण से हमें गुप्तों के बारे में पता पड़ता है, गुप्तास की इंफॉर्मेशन मिलती है। और वहीं जो विष्णु पुराण है उससे हमें मौर्यों की जानकारी मिलती है, मौर्यों की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। एक बार मेरे साथ रिकॉल भी कर सकते हैं। आचार्य कौटिल्य ने कौन सी किताब लिखी? अर्थशास्त्र। विशाख दत्त ने कौन सी किताब लिखी? मुद्रा राक्षस। क्षेमेंद्र के द्वारा, क्षेमेंद्र ने बृहत कथा सागर,
ठीक है। और इसी के साथ सोमदेव ने कथा सारित सागर, वृहत कथा मंजरी, और डुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी, मैगस्थनीज ने इंडिका। बौद्ध ग्रंथ में महाबोधि वंश, दिव्यावदान, महावंश, दीपवंश और दीर्घ निकाय, ये सारे बौद्ध ग्रंथ हैं। भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया कल्पसूत्र और विष्णु पुराण, इससे हमें मुख्य रूप से मौर्यों की जानकारी मिलती है। यहां से हमें मौर्यों की इंफॉर्मेशन मिलती है। पुरातात्विक साक्ष्यों में, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में सबसे महत्वपूर्ण है अशोक के अभिलेख, इंक्रिप्शंस ऑफ अशोका। अशोक के अभिलेख, इंक्रिप्शंस ऑफ अशोका, बहुत बड़ी मात्रा में अशोक के इंक्रिप्शंस मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, जिससे हमें जानकारी मिलती है मौर्य काल के बारे में। और अशोक के लगभग सारे अभिलेख, रुम्मनदेई को आप छोड़ दीजिए, तो मुख्य रूप से प्रशासन से जुड़े हुए हैं, उसके आदेशों से जुड़े हुए हैं। रुम्मनदेई से हमें कर व्यवस्था की जानकारी भी मिलती है, हमें मौर्यों के टैक्सेशन की इंफॉर्मेशन भी मिलती है। अदरवाइज अधिकांश जो अभिलेख हैं वो प्रशासन से ही जुड़े हुए हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन से ही जुड़े हुए हैं। इसके बाद सोहगोरा ताम्रलेख, ये उत्तर प्रदेश से मिला है। सोहगोरा ताम्रलेख, सोहगोरा कॉपर इंक्रिप्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ताम्रलेख हमें एक ही मिला है, वो है सोहगौरा। तो ये पूछा जाता है सोहगौरा ताम्रलेख की प्राप्ति कहां से हुई है, तो ये उत्तर प्रदेश से हुई है। फिर महास्थान अभिलेख, महास्थान अभिलेख बोगरा बांग्लादेश से मिला है। अब ये इसलिए जरूरी है कि सोहगौरा और महास्थान में ये बताया गया है कि मगध वाले इलाके में 12 वर्षों का एक लंबा अकाल पड़ा और उस अकाल से निपटने के लिए राजा ने अपने अन्न भंडार का प्रयोग किया और एक प्रकार की राशन व्यवस्था का प्रयोग किया। राशन व्यवस्था का मतलब यही था कि हर व्यक्ति को एक निश्चित मात्रा में अनाज दिया जाता था। तो सोहगोरा ताम्रलेख जो उत्तर प्रदेश से मिला है और महास्थान अभिलेख जो बोगरा बांग्लादेश से मिला है, ये मगध में अकाल की जानकारी देते हैं, अन्न भंडार की जानकारी देते हैं और अनाज के वितरण की जानकारी देते हैं। दे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द 12-year prolonged drought in the Magad, about the granary and distribution of grain like rationing system. So ये याद रखना, सोहगोरा ताम्रलेख ये यूपी में है और महास्थान अभिलेख बोगरा बांग्लादेश में है। ठीक है, इसमें 2 किताबें बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल से पढ़ते हैं साथियों। एक तो है आचार्य कौटिल्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र, बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आचार्य कौटिल्य के जो पिता हैं उनका नाम चणक था, यही कारण है कि उन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा उनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त के अलावा उन्हें कौटिल्य और द्विजभर्ष के नाम से भी जाना जाता है। ये इनके अलग अलग नाम हैं, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य और कुछ समय के लिए बिंदुसार के प्रधानमंत्री थे। ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर एंड अ टीचर ऑफ द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने जो पुस्तक लिखी उस पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र राजनीतिक सिद्धांतों की पुस्तक है। ये इकोनॉमिक प्रिंसिपल की किताब नहीं है। इट इज अ बुक ऑन द पॉलिटिकल प्रिंसिपल स्पेशली अबाउट द गवर्नेंस। जैसे साथियों, इसमें सप्त सिद्धांत दिए गए हैं और मंडल सिद्धांत दिया गया है। जो मंडल सिद्धांत है या जो मंडल थ्योरी है, ये विदेश नीति से जुड़ा हुआ है, ये फॉरेन पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। और सप्त सिद्धांत के तहत, जिसे सप्तांग भी कहा गया है, उसके अनुसार इन्होंने बताया है कि एक शासन में कितने महत्वपूर्ण अंग होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण स्वामी है, उसके अलावा फिर मित्र, कोश, जनपद, अमात्य, दुर्ग और दंड, ये 7 अंग होते हैं जिनको कौटिल्य राज्य के सप्तांग कहते हैं। सप्तांग प्रिंसिपल, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र, ये पूछा जाता है साथियों। और ये इतनी महान पुस्तक है कि इसकी तुलना मैकियावेली के द्वारा लिखी गई किताब प्रिंस से की जाती है। और कई बार कौटिल्य को
भारत का मैकियावेली कहा जाता है, मैकियावेली ऑफ इंडिया कहा जाता है। हालांकि ये उचित नहीं है क्योंकि मैकियावेली तो आधुनिक लेखक हैं, कौटिल्य तो बहुत पहले आए। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर ये होना चाहिए कि मैकियावेली के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाए, कौटिल्य के लिए नहीं। इसके अलावा साथियों, अर्थशास्त्र की खोज जो की थी वो रुद्रपट्टन श्यामा शास्त्री ने की थी। रुद्रपट्टन श्यामा शास्त्री ने अर्थशास्त्र की खोज की और फिर इसका प्रकाशन किया अच्छे तरीके से। तो ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि अर्थशास्त्र का आधुनिक प्रकाशन किसने किया था, तो आर श्यामा शास्त्री के द्वारा, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने इसका प्रकाशन किया था। और कामंदक ने इन्हीं के सिद्धांतों को आधार बनाते हुए, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को आधार बनाते हुए एक किताब लिखी, नीति सार। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कि नीति सार किसकी किताब है? कामंदक की किताब है। और कामंदक की इस किताब का आधार था कौटिल्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र। तो ये सारी जानकारी याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार में रिकॉल कर देता हूं। कौटिल्य कौन थे? तो आप बताएंगे कि कौटिल्य के पिता का नाम चणक था, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने राजनीति शास्त्र पर एक किताब लिखी, उस किताब का नाम अर्थशास्त्र था। उस किताब में मंडल सिद्धांत और सप्तांग सिद्धांत दिया गया है। मंडल सिद्धांत विदेश नीति से जुड़ा है, सप्तांग सिद्धांत राज्य में 7 अलग अलग अंगों की बात करता है। कामंदक नाम के व्यक्ति ने अर्थशास्त्र को आधार बनाते हुए नीति सार नाम की पुस्तक लिखी है। वहीं अर्थशास्त्र की खोज और आधुनिक प्रकाशन का जो श्रेय है वो आर श्यामा शास्त्री को जाता है, जो कि संस्कृत के एक महान जानकार हुए हैं साथियों। और कौटिल्य की अर्थशास्त्र से हमें मौर्य काल से पहले की प्रशासनिक जानकारी मिलती है। हालांकि समाज और अर्थव्यवस्था की भी चर्चा अर्थशास्त्र में की गई है। जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी है उससे हमें मौर्यन और प्री मौर्यन पीरियड की पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिलती है। ऑल्दो वी ऑल्सो ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। कौटिल्य को विष्णुगुप्त, चाणक्य और द्विजवर्ष के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब ऐसी ही एक और पुस्तक है साथियों, और उस पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका भी बड़ी महत्वपूर्ण किताब है, हमने पहले भी इंडिका के बारे में पढ़ा है। और इंडिका को लिखा था सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज ने, एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर मेगास्थनीज। हम पढ़ेंगे, हालांकि पहले भी हमने चर्चा की है, तो अभी हम पढ़ेंगे कुछ समय के बाद कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में एक लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई में सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था और फिर मेगास्थनीज भारत आता है। लंबे समय तक वो भारत रहा और उसने जो भी जानकारी उस समय के बारे में एकत्रित की वो अपनी किताब इंडिका में लिख दी। इंडिका में ही उसने लिखा था कि जो राजा का महल है वो बहुत ही सुंदर महल है। इतना सुंदर और विशालकाय महल पूरी दुनिया में शायद कहीं भी नहीं है। राजा का महल मुख्य रूप से लकड़ियों से बना हुआ है और कहीं कहीं पर पत्थर का उपयोग भी किया गया है। वो बहुत सारी बातें लिखता है कि जब राजा बाहर जाता है अपनी शोभा यात्रा में तो बहुत बड़े पैमाने पर एक जलूस सा निकलता है। फिर उसी में वो बताता है कि राजा की जो अंगरक्षक होते थे वो महिलाएं होती थीं। पाटलिपुत्र के बारे में बहुत जानकारी वो देता है कि पाटलिपुत्र में 2 और 3 मंजिल के लकड़ी के घर बने हुए हैं और पूरा पाटलिपुत्र एक बहुत बड़े फोर्टिफिकेशन किया गया है जिसमें 64 अलग अलग दरवाजे हैं। 64 गेट्स आर देयर। तो ये सारी जानकारी वो पाटलिपुत्र के बारे में भी देता है। तो ये याद रखने की बात है कि इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था मेगास्थनीज, हु केम ड्यूरिंग द रूल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये याद रखेंगे, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो ये लिखित साक्ष्यों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मुद्रा राक्षस के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं साथियों, जिसमें हमने चर्चा कर ली थी कि विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी और ये गुप्त काल में लिखी गई। उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर के
नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को अपनी गद्दी से हटा दिया था। इसके बाद साथियों हम अशोक के अभिलेखों की बात करते हैं, जो हमारा आज का मुख्य विषय है। हमें अशोक के इंस्क्रिप्शन के बारे में बात करनी है, इंस्क्रिप्शंस के बारे में बात करनी है, जो हमारा आज का प्रमुख टॉपिक है। और यहां से बहुत सारे प्रश्न मौर्य काल में यहीं से आते हैं। अब आपको लगता होगा कि सर इतने सारे अभिलेख हैं, 7 प्रमुख स्तंभ लेख हैं, 14 बड़े बड़े शिलालेख हैं और फिर बहुत सारी चीजें हैं, तो क्या सब कुछ याद रखना है? नहीं, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उसे मैंने मार्क कर दिया है। तो आप पीडीएफ से भी पढ़ोगे और मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो उतनी ही बातों का आपको ध्यान रखना है, हर एक फैक्ट याद रखने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले अभिलेख का मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को पता है कि कोई भी पत्थर या कोई भी धातु, उसके ऊपर जब आप कुछ लिख देते हैं तो उसे हम अभिलेख कहते हैं। अभिलेख कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक चट्टान के ऊपर लिख दिया तो उसे हम शिलालेख बोलेंगे। फिर आपने एक पिलर बनवाया, एक स्तंभ बनवाया, उस पिलर के ऊपर आपने कुछ लिखा तो उसे हम पिलर इंक्रिप्शन का नाम देंगे, उसे हम स्तंभ लेख का नाम देंगे। फिर तीसरा तरीका यह भी हो सकता है कि गुफाओं के अंदर जाकर के आपने कुछ लिखवाया तो उसे हम गुहा लेख का नाम देंगे, उसे हम केव एडिक्ट का नाम देंगे। भारत में अभिलेखों को प्रचलित करने वाले व्यक्ति का नाम ही अशोक है। और अशोक ने ईरानी शासक दारा प्रथम से ये चीज सीखी थी। पर्शियन रूलर डेरियस फर्स्ट, हमने जब ईरानी के बारे में पढ़ा था, पर्शियन अटैक के बारे में पढ़ा था, तब भी हमने ये डिस्कस किया था कि पर्शियन इन्वेजन का इंडिया पर एक इफेक्ट ये भी हुआ कि इंडिया में अशोक ने बहुत बड़े पैमाने पर रॉक इंक्रिप्शंस बनवाए। ईरानी आक्रमण का भारत पर एक प्रभाव यह भी हुआ कि अशोक ने बड़ी मात्रा में अभिलेखों का उत्कीर्णन करवाया, बड़ी मात्रा में इंक्रिप्शंस बनाए साथियों। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो भारत में शिलालेखों का प्रचलन जो शुरू किया वो अशोक महान ने शुरू किया, अशोक द ग्रेट ने शुरू किया। और अशोक के जो अभिलेख हैं, अशोक के जो इंक्रिप्शन हैं, उन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। एक शिलालेख, जैसा मैंने आपको बताया, रॉक एडिक्ट, स्तंभ लेख, पिलर एडिक्ट, और गुहा लेख, केव इंस्क्रिप्शन। तो ये हमने ऑलरेडी आपको बता दिया कि इनका अर्थ क्या होता है। अब सवाल यह है कि किस भाषा का प्रयोग किया गया और फिर किस लिपि का प्रयोग किया गया। तो मुख्य रूप से अशोक ने अपने अभिलेखों में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है, और प्राकृत में भी मागधी प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है। क्योंकि प्राकृत, जैसे आज हम हिंदी बोलते हैं ना, तो हिंदी के बहुत सारे अलग अलग रूप हैं, ऐसे ही प्राकृत भाषा के भी बहुत सारे रूप थे। तो अशोक ने अपने अभिलेखों में मागधी प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है। हालांकि कहीं कहीं वो ग्रीक भाषा का भी इस्तेमाल करता है और कहीं कहीं वो अरमाइक भाषा का प्रयोग भी करता है। अब ये तो भाषा हो गई। लिपि कौन सी है? भाषा और लिपि में अंतर होता है। हम हिंदी बोलते हैं, ये हमारी भाषा है, लेकिन हम लिखते देवनागरी में हैं। तो लिपि अशोक के 90% से भी अधिक अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है साथियों। तो ब्राह्मी इज द प्राइमरी स्क्रिप्ट ऑफ द अशोकास एडिक्ट। अशोक के अधिकांश अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। अभी हम पढ़ेंगे कि ब्राह्मी क्या होती है। उसके अलावा खरोष्ठी लिपि का भी उपयोग हुआ है, अरमेक लिपि का भी प्रयोग हुआ है, पर मुख्य रूप से ब्राह्मी का प्रयोग हमें देखने मिलता है। तो ब्राह्मी सर्वाधिक है। खरोष्ठी ये उत्तर पश्चिम भारत में, नॉर्थ ईस्ट जो नॉर्थ वेस्ट वाला इलाका है, जैसे साथियों मैं इस इलाके की बात कर रहा हूं, एक सेकेंड, मैं इस इलाके की बात कर रहा हूं, ये जो इलाका है, ये जो पर्टिकुलर रीजन है, तो इन क्षेत्रों में खरोष्ठी, भारत के आंतरिक भागों में जितने अभिलेख मिले हैं उसमें ब्राह्मी का प्रयोग हुआ है। और 1 या 2 अभिलेख ऐसे भी हैं जिसमें अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। तो ये याद रखना। तो जब इन लिपियों का प्रयोग किया गया तो भारत के लोगों को तो इनके बारे में पता नहीं था। तो कौन सा वो व्यक्ति था जिसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो एक व्यक्ति का नाम है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप वो व्यक्ति था जिसने 1837 में
1837 में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता पाई और अशोक के अलग अलग अभिलेखों को पढ़ा। हालांकि अशोक के अभिलेखों की जानकारी हमें 1750 में ही मिल गई थी और टी फैंथलर नाम के एक व्यक्ति ने हमें यह जानकारी दी थी और उसने दिल्ली मेरठ अभिलेख प्राप्त किया था। तो जैसे मान लीजिए कि ये अभिलेख है, तो अभिलेख को खोजा किसने था? टी फैंथलर ने खोजा था, लेकिन वो इसको पढ़ नहीं पाया था। पढ़ने का काम किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने किया था। तो ये याद रखेंगे। भाषा मागधी, प्राकृत, लिपियां ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, आरिमेक, ठीक है। और अशोक का सबसे लंबा जो शिलालेख है, लॉन्गेस्ट रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका है, वो 13वां शिलालेख है, 13th रॉक एडिक्ट है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी हो गई। एक बार देख लीजिए, मैं रिपीट कर देता हूं कि भारत में अभिलेखों का प्रचलन अशोक ने शुरू किया। अब अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले टी फैंथलर ने खोजा था। हालांकि पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप को सबसे पहले मिली थी। भाषा मागधी प्राकृत थी, 4 लिपियां थी, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, आर्मेक, और सबसे लंबा जो शिलालेख है वो 13वां शिलालेख है, जिसमें कलिंग विजय की जानकारी मिलती है, जिससे हमें कलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। और 3 भाग हैं, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख, रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट और केव इंक्रिप्शन, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले हिस्से पर आते हैं और सबसे पहले हम शिलालेखों के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन उससे भी पहले एक टॉपिक हम पढ़ लेते हैं कि अशोक के जो भी अभिलेख हों, चाहे वो शिलालेख हो, वो स्तंभ लेख हो या वो गुहा लेख हो, वो कहां से मिले हैं। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो उसमें जगहों के नाम पूछे जाते हैं और फिर बोलता है कि इनको मैच करो कि ये कौन से राज्य में होगा, ये कौन से स्टेट में होगा। तो पहले हम उन स्थानों के बारे में जान लेते हैं जहां से हमें अशोक के अलग अलग लेख मिले हैं। तो ध्यान से समझना एक एक करके। देखिए, भारत के बाहर आउटसाइड द इंडिया कुछ जगह आपको मिलेंगी। पाकिस्तान में जैसे एक जगह आपको मिलेगी शहबाजगढ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है शहबाजगढ़ी, और मानसहेरा। तो शहबाजगढ़ी और मानसहेरा ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है, ये पाकिस्तान वाले रीजन में है। उत्तराखंड में एक जगह है कालसी, ये प्लीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्तराखंड में एक जगह है साथियों, कालसी नाम की जगह है, जहां से हमें एक प्रमुख शिलालेख मिला है। उत्तर प्रदेश में मेरठ से हमें एक शिलालेख मिला है, और कौशाम्बी, मेरठ और कौशाम्बी 2 महत्वपूर्ण हैं। उसके अलावा सारनाथ भी यहीं पर है साथियों, तो सारनाथ से भी हमें जानकारी मिलती है। फिर आप देख पाए बिहार वाले क्षेत्र में, तो बिहार वाले क्षेत्र में रामपुरवा एक जगह है साथियों, लौरिया अरारज नाम की एक जगह है, लौरिया नंदनगढ़ नाम की एक जगह है, ठीक है, सासाराम नाम की एक जगह है, अहरौरा हालांकि यूपी में है, अहरौरा जो जगह है वो यूपी में है, इलाहाबाद भी यूपी में है। मध्य प्रदेश में सांची एक महत्वपूर्ण जगह है, और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम हमें अशोक मिलता है, हालांकि मास्की अभिलेख में भी मिलता है, पर गुर्जरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में है भाब्रू अभिलेख, जिसे बैराट अभिलेख भी कहा जाता है। भाब्रू अभिलेख या बैराट अभिलेख राजस्थान में है, इससे भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। इससे हमें यह पता चलता है कि जो अशोक है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। फिर पश्चिम में गुजरात में जूनागढ़, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो गिरनार वाले इलाके में स्थित है। यहाँ एक झील भी है, सुदर्शन झील, जो चंद्रगुप्त मौर्य के एक मंत्री या गवर्नर पुष्यमित्र वैश्य के द्वारा बनवाई गई थी। कालांतर में अशोक ने स्कंदगुप्त ने और रुद्रदामन ने उसका जीर्णोद्धार भी किया था साथियों। फिर आप देख पाए तो एक सोपरा नाम का अभिलेख आपको मिलेगा। सन्नति, अब कर्नाटक में बहुत सारे हैं,
कर्नाटक में सबसे महत्वपूर्ण है मस्की। मस्की सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों, मस्की मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक नित्तूर, नित्तूर बहुत इंपॉर्टेंट है। और उडेगोलम, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट है। मस्की अभिलेख, नित्तूर अभिलेख और उडेगोलम अभिलेख, ये कर्नाटक वाले रीजन में मिलेंगे। आंध्रा में एक जगह आपको मिलेगी राजुल मंदानगिरी, ये इंपॉर्टेंट है साथियों। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट कुछ अभिलेख आ जाते हैं। धौली नाम का जो अभिलेख है ये उड़ीसा में मिलता है साथियों। धौली नाम का जो अभिलेख है ये उड़ीसा वाले रीजन में मिलता है। और जौगढ़ा भी उड़ीसा में मिलता है। तो ये महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। इतने स्थानों से हमें अशोक के अलग अलग अभिलेख मिले हैं। परेशान मत होना, एक दो बार हम पढ़ेंगे, याद हो जाएंगे। पहले एक बार लिस्ट में देख लेते हैं। तो शहबाजगढ़ी और मनसेहरा, ये दोनों कहां पर हैं? पाकिस्तान में। ठीक है, कांधार अफगानिस्तान में आएगा, ये बताने की जरूरत नहीं है, पता है आपको। तो शहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये पाकिस्तान में है। तो जहां पर भी हम चर्चा करेंगे, मनसेहरा और शहबाजगढ़ी अभिलेख ये दोनों पाकिस्तान में है। कालसी, जैसा आपने देखा, ये उत्तराखंड में है। कालसी कहां पर है? उत्तराखंड में है साथियों। गिरनार गुजरात में है, जहां से रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख मिलता है। धौली और जौगढ़, धौली और जौगढ़ ये उड़ीसा में है। तो देखिए, ये धौली और जौगढ़ वाला जो इलाका है ये उड़ीसा में है साथियों। ठीक है, आंध्र प्रदेश में एक जगह है एरगुडी। एरगुडी आंध्र प्रदेश वाले रीजन में मिलेगा। ये देखिए, ये है एरगुडी नाम की जगह जो आंध्र प्रदेश में है। सोपारा ये महाराष्ट्र में है। यहां आप देख सकते हैं कि सोपारा नाम की जगह कहां पर है? महाराष्ट्र में है। रूपनाथ और गुर्जरा ये मध्य प्रदेश में है। और गुर्जरा तो बहुत महत्वपूर्ण है। गुर्जरा, सांची, रूपनाथ ये सारे मध्य प्रदेश में है। गुर्जरा इज वेरी इंपॉर्टेंट। सासाराम बिहार में है। और बिहार में बहुत सारे हैं, आगे हमें पढ़ना है डिटेल में। ठीक है, भाब्रू बैराट राजस्थान में है, जयपुर के पास। इसको भाब्रू अभिलेख या बैराट अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। ये राजस्थान में है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भाब्रू अभिलेख कहां पर है। मास्की और कनगनहल्ली ये कर्नाटक में है। तो चाहे वो मास्की अभिलेख हो या फिर गोवी मठ, एक और यहां पर है साथियों ब्रह्मागिरी, ये सब कर्नाटक में है। उडेगोलम, नितूर, ये सब आपको कर्नाटक वाले रीजन में देखने के लिए मिलेंगे। और अहरोरा ये उत्तर प्रदेश में है। तो अहरोरा हो या फिर वो कौशाम्बी हो, मेरठ हो, प्रयागराज या इलाहाबाद हो, ये सब यूपी वाले रीजन में देखने मिलेंगे। नेपाल में दो प्रमुख हैं, एक निगाली सागर ये नेपाल में है और एक लुम्बिनी ये भी नेपाल में है। देखिए, मैप से होता यह है कि ये चीजें आपको आसानी से याद हो जाती हैं, कम एफर्ट लगते हैं चीजों को याद रखने में। तो चलिए एक बार मेरे साथ चीजों को रिकॉल कीजिएगा और देखते हैं कितने आपको याद हुए हैं। कांधार अफगानिस्तान में है। पाकिस्तान में दो अभिलेख हैं, एक है साथियों शहबाजगढ़ी और दूसरा मनसेहरा। शहबाजगढ़ी और मनसेहरा ये दोनों पाकिस्तान में आते हैं। उत्तर प्रदेश में मेरठ, कौशाम्बी, प्रयागराज, अहरौरा ये चार प्रमुख हैं और सारनाथ पांचवा। ये पांच प्रमुख अभिलेख हमें कहां से मिलेंगे? ये सारे हमें उत्तर प्रदेश वाले रीजन से मिलेंगे, यूपी से मिलेंगे साथियों। ठीक है, फिर जब आप बिहार पहुंचते हैं तो बिहार में तो अब चूंकि मगध वाला रीजन है तो वहां मल्टीपल मिलते हैं। तो बिहार में बहुत सारे, चंपारण में है। एक नाम तो आता है साथियों सासाराम, पर सासाराम के अलावा भी आप देखें तो लौरिया, अराजज, फिर लौरिया, नंदनगढ़ और रामपुरवा, ये सारे आपको बिहार वाले क्षेत्र में देखने के लिए मिलते हैं। ये सारे बिहार में स्थित हैं। नेपाल में दो हैं, एक निगाली सागर है, दूसरा रुम्मनदेई है। निगाली सागर और रुम्मनदेई ये मुख्य रूप से हमें नेपाल में देखने मिलते हैं। उड़ीसा में दो प्रमुख हैं साथियों। उड़ीसा में एक तो है धौली, वेरी इंपॉर्टेंट, और जौगढ़। धौली और जौगढ़ ये उड़ीसा में है। ठीक है, और फिर है एरगुडी। एरगुडी जो है ये आंध्र प्रदेश में है। कर्नाटक में बहुत सारे हैं। कर्नाटक में मास्की एक अभिलेख मिलता है साथियों।
कनगनहल्ली नाम का एक अभिलेख है। कनगनहल्ली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्की कनगनहल्ली ब्रह्मागिरी का अभिलेख है और नित्तूर और उडेगोलम का अभिलेख है। ठीक इसी तरह गुजरात में गिरनार का अभिलेख, महाराष्ट्र में सोपारा का अभिलेख, राजस्थान में भाब्रू या बैराट का अभिलेख और मध्य प्रदेश में गुर्जरा, सांची और रूपनाथ का अभिलेख, ये महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। दे आर दी इंपॉर्टेंट रॉक इंक्रिप्शंस। तो यहां से हमें जानकारी मिलेगी। अब अगर इस मैप को आप और ध्यान से देखें तो जो भी लाल रंग से दिखाया गया है ये शिलालेख हैं, रॉक एडिक्ट हैं। जो पीले रंग से दिखाया गया है ये लघु शिलालेख हैं, माइनर रॉक एडिक्ट हैं। जो पिलर से दिखाया गया है वो पिलर एडिक्ट हैं, स्तंभ लेख हैं। और जो छोटे पिलर बने हुए हैं वो माइनर पिलर एडिक्ट हैं, वो छोटे वो लघु स्तंभ लेख हैं। तो शिलालेखों को भी दो भागों में बांटा गया है, एक मेजर और माइनर, और स्तंभ लेखों को भी दो भागों में बांटा गया है, मेजर और माइनर। जो रॉक एडिक्ट है इट इज ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, major and minor, and similarly the pillar edicts are also classified into two part, major and minor। शिलालेखों को दो भागों में बांटा है, लघु और वृहत, और इसी तरह स्तंभ लेखों को भी लघु और वृहत दो भागों में बांटा गया है। तो ये याद रखना। करना आपको अब ये है साथियों कि इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि एक ब्लैंक मैप आप लीजिए और ब्लैंक मैप लेकर के उसमें जब आप चीज़ों को ड्रॉ करेंगे, जब उसमें आप चीज़ों को ड्रॉ करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें याद होंगी। जैसे आपने एक छोटा सा मैप बना लिया और यहाँ पर चीज़ों को लिखना शुरू कर दिया अलग अलग, कि अच्छा मध्य प्रदेश में हमें सांची मिलता है, गुर्जरा मिलता है, रूपनाथ मिलता है, गिरनार हमें गुजरात वाले रीजन में मिलता है, सोपारा महाराष्ट्र में है, वहीं मास्की, कनगनहल्ली, उडेगांव और नित्तूर, ब्रह्मागिरी ये सब कर्नाटक में मिलते हैं, एरगुडी आंध्र प्रदेश में मिलता है, वहीं धौली और जोगड़ा ये ओडिशा में स्थित हैं। फिर यहाँ आपने बनाया कि मेरठ, कौशाम्बी, प्रयागराज और अहरौरा ये यूपी वाले रीजन में मिलते हैं, कालसी उत्तर प्रदेश में मिलता है, शहबाज गढ़ी और मानसहेरा पाकिस्तान में है, कांधार जो है वो अफगानिस्तान में आता है, उसी तरीके से निगाली सागर और रुबमनदेई ये नेपाल में आते हैं। बाकी साथियों सासाराम हो गया, रामपुरवा हो गया, लौरिया नंदनगढ़ हो गया, लौरिया अरारज हो गया, ये सब हमें बिहार वाले क्षेत्र में देखने के लिए मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप इन स्थानों को याद कर सकते हैं। और आप देखिएगा अधिकांश प्रश्न जब आप क्विज भी लगाओगे तो आपको यहीं से मिलेंगे कि कौन सा अभिलेख कहाँ पर स्थित है, कौन सा पर्टिकुलर इंक्रिप्शन कहाँ पर लोकेटेड है। तो दैट इज समथिंग यू रियली नीड टू रिमेंबर, ये आप याद रखिएगा। तो एक बार ध्यान से इसको देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और अब शिलालेखों की चर्चा करना हम शुरू करते हैं साथियों। चलिए साथियों, तो हम आगे बढ़ते हैं और अशोक के 14 शिलालेखों की हम बात कर लेते हैं। जो 14 बृहत शिलालेख अशोक के थे, 14 मेजर रॉक एडिक्ट जो अशोका के थे, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो पढ़ना हमें 14 के 14 है, आपके सामने दिख भी रहे हैं, पर याद हमें वही करना है जो हमने हाईलाइट किए हैं, क्योंकि प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं और यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखें, अशोक का जो पहला बृहत शिलालेख है, अशोक का जो पहला मेजर रॉक एडिक्ट है, उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। उसमें एनिमल सेक्रीफाइस, हाँ सही है, उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। उसमें एनिमल सेक्रीफाइस को बुरा बताया गया है और लोगों से कहा गया है कि एनिमल सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। हालांकि पाबंदी पूरी तरीके से नहीं लगाया जाता, पूरी तरीके से बंद नहीं किया जाता है एनिमल सेक्रीफाइस को, पर कम करने की बात की जाती है। जबकि 5वें अभिलेख में पशु बलि पर पाबंदी लगाने की बात की जाती है, एनिमल सेक्रीफाइस को पूरी तरीके से बंद करने की बात कही जाती है। फिर साथियों जो दूसरा शिलालेख है
जो सेकंड रॉक एडिक्ट है, इसमें भारत के प्रथम चिकित्सालय का उल्लेख है। इसमें अशोक ने कहा है कि उसने मानव और पशुओं की सेवा के लिए चिकित्सालय बनाया है। उसने ह्यूमन एंड एनिमल्स के लिए एक हॉस्पिटल बनाया है। तो भारत में पहला चिकित्सालय बनाने का श्रेय अशोक को दिया जाता है। अशोक इज गिवन द क्रेडिट टू बिल्ड द फर्स्ट हॉस्पिटल ऑफ इंडिया एंड द हॉस्पिटल फॉर द ह्यूमन एज वेल एज फॉर द एनिमल। वो जो अस्पताल था वो मानवों के लिए भी था और पशुओं के लिए भी था। तो दूसरे अभिलेख से जानकारी मिलती है। तीसरे अभिलेख में कहा गया है कि देखिए, जो राजकीय अधिकारी हैं अर्थात जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं, उन्हें हर 5 साल के बाद अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करना चाहिए। खुद जाकर के राज्य के अलग अलग हिस्सों में ये देखना चाहिए क्या वहां पर स्थितियां सही हैं या नहीं है, या फिर किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता है, किसी प्रकार के रिफॉर्म की जरूरत है। तो ये आदेश किस में दिया गया है? तीसरे शिलालेख में। चौथे शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति अपनाने की बात कही गई है। पॉलिसी ऑफ धम्म घोषा इंस्टेड ऑफ भेरी घोष। देखो, भेरी घोष की नीति थी, तो भेरी घोष की नीति की मतलब था हिंसा की नीति, पॉलिसी ऑफ वायलेंस, और धम्म घोष का मतलब था अहिंसा की नीति, पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस। कई बार हम ये पढ़ते हैं कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया था। ये गलत है। अशोक पहले ही बौद्ध धर्म को अपना चुका था, अशोक पहले ही बुद्ध बन चुका था। हालांकि कलिंग युद्ध के बाद उसने धम्म घोष की नीति अपनाई। कलिंग वॉर के बाद ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस। एग्जैक्टली नॉट, हम उसे नॉन वायलेंस नहीं बोलेंगे, बट नॉट टू अटैक फर्स्ट, ये नीति अपनाई थी। तो चौथे शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति की बात की गई है। 5वें में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई है। 6वें में आत्मनियंत्रण की बात की गई है। 7वां और 8वां अभिलेख, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का विवरण दिया गया है। 7th और 8th जो रॉक एडिक्ट है, इसमें अशोका के ट्रैवल के बारे में बात की गई है, पिलग्रिमेज के बारे में बात की गई है। अशोक ने भगवान बुद्ध से जुड़े हुए अलग अलग स्थानों की यात्रा की थी। बोध गया, निगाली सागर, लुम्बिनी, इन सभी स्थानों की यात्रा अशोक ने की थी। तो उसकी जानकारी हमें 7वें और 8वें शिलालेख से मिलती है, 7th और 8th रॉक एडिक्ट से मिलती है। फिर 9वें शिलालेख में शिष्टाचार की बात की गई है। 10वें में राजा से कहा गया है कि हमेशा प्रजा के हित में सोचो। 11 बहुत महत्वपूर्ण है। 11 में धम्म की व्याख्या की गई है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि अशोक ने एक नैतिक नियमों की श्रृंखला निकाली थी। अशोका पब्लिश्ड अ सीरीज ऑफ द रूल्स दैट कैन मेक द पीपल मोरल लाइफ वेरी हाई। तो लोगों की मोरालिटी को ऊपर उठाने के लिए, लोगों की नैतिकता को बढ़ाने के लिए अशोक ने नियमों की एक श्रृंखला बनाई थी जिसे धम्म कहा जाता है। ये बुद्धिज्म से नहीं जुड़ा हुआ है, बुद्धिज्म से प्रभावित है पर बुद्धिज्म नहीं है ये, ठीक है। तो उसके बारे में हमें 11वें शिलालेख से जानकारी मिलती है। यह प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है कि अशोक के धम्म को किस शिलालेख में वर्णित किया गया है। तो जो अशोका का धम्म है, इट इज मेंशन्ड इन द 11th रॉक एडिक्ट। फिर 12वें शिलालेख में धार्मिक समन्वय और सहिष्णुता की बात की गई है, रिलीजियस टॉलरेंस की बात की गई है। अशोक ने कहा है कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, वी मस्ट रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन। अशोक खुद शुरुआत में ब्राह्मण धर्म को मानता था, शैव धर्म को मानता था, और उसका प्रभाव रहा है क्योंकि अशोक ने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी, और देवनाम प्रिय की उपाधि वही धारण करते हैं जो ब्राह्मण धर्म में आस्था रखते हैं। अशोक ने बुद्धिज्म जरूर अडॉप्ट कर लिया, पर ब्राह्मण धर्म के प्रति भी उसकी आस्था बनी रही। आजीविकों के लिए उसने बिहार में बराबर की गुफाओं में 3 शैलाश्रय बनवाए, ठीक है। उसी तरह से लोमर्श ऋषि की गुफा उसने बराबर की गुफाओं में बनवाई। तो ये दिखाता है कि अशोक खुद सभी धर्मों का सम्मान करता था। तो 12 में हमें धार्मिक सहिष्णुता की जानकारी मिलती है, रिलीजियस टॉलरेंस की इंफॉर्मेशन मिलती है। 13 बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध का वर्णन और 5 यवन राजाओं
5 ग्रीक रूलर्स के बारे में बताया गया है। सो 5 ग्रीक रूलर्स एंड कलिंग वॉर इज मेंशन्ड इन टू द 13th रॉक एडिक्ट। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध और 5 यवन राजाओं की जानकारी दी गई है, जिनके नाम हम पढ़ेंगे जब हम अशोक के बारे में बात कर रहे होंगे। 14 में जनता को धार्मिक जीवन बिताने की सलाह। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है जी पहला, जिसमें पशु बलि की निंदा की गई है। लोगों से कहा गया है कि वो एनिमल सैक्रिफाइस ना करें या एनिमल्स को ना मारें। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरे में मानव और पशुओं के लिए अस्पताल की बात की गई है, हॉस्पिटल फॉर द ह्यूमन एंड द एनिमल। फिर आ जाते हैं, अब हम अलग तरीके से समझते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि अशोक ने किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? अशोका हैव एक्सप्लेन्ड द पॉलिसी ऑफ धम्मा इन विच रॉक एडिक्ट? तो क्या जवाब दोगे? 11वां शिलालेख। अशोक ने 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की है। फिर आपसे पूछेगा कि धार्मिक समन्वय और धार्मिक सहिष्णुता का सिद्धांत अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? द कंसेप्ट ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस इज गिवन इन द विच रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका? तो क्या जवाब दोगे जी? 12वां शिलालेख, 12th रॉक एडिक्ट। अशोक के 13वां शिलालेख का विषय क्या है? व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ 13th रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका? तो जवाब दोगे कलिंग युद्ध, द कलिंग बैटल एंड 5 ग्रीक रूलर्स, 5 अलग अलग यवन राज्यों की जानकारी। चौथे में भेरी घोष से धम्म घोष और 7वें और 8वें में तीर्थ यात्राओं की बात की गई है। तो देखिए, इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं साथियों। एक बार याद करने की भी कोशिश करते हैं कि सबसे पहले वाले में क्या है, याद करने की कोशिश कीजिएगा। नंबर 1 तो जवाब दो, तो आप कहोगे सर इसमें पशु बलि की निंदा की गई है, ठीक है, एनिमल सैक्रिफाइस करने को मना किया गया है और कहा गया है कि नहीं करना चाहिए। फिर अब हम क्वेश्चन को उल्टा करते हैं, जैसे अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख किसमें है? अशोक के पिलग्रिमेज की जानकारी हमें किसमें मिलती है? तो 7वां और 8वां शिलालेख, 7 और 8 रॉक एडिक्ट। किसमें कहा गया है अधिकारियों को कि हर 5वें वर्ष उन्हें दौरा करना चाहिए? तो ये तीसरे शिलालेख में कहा गया है, 3rd रॉक एडिक्ट में कहा गया है। अशोक में भैरी घोष से धम्म घोष की बात किसमें की गई है? चौथे शिलालेख में की गई है। फिर आपसे पूछेगा कि अशोक के धम्म की व्याख्या कहां पर की गई है? तो जवाब देंगे 11वें शिलालेख में। धार्मिक सहिष्णुता, रिलीजियस टॉलरेंस की बात कहां पर की गई है? 12वें शिलालेख में। कलिंग युद्ध की जानकारी कहां दी गई है? 13वें शिलालेख में। और 5 यवन समकालीन राजाओं की, 5 कंटेम्पररी ग्रीक रूलर्स की जानकारी, तो यह भी हमें 13वें शिलालेख से मिलती है, 13th रॉक एडिक्ट से मिलती है। तो ये विशेष तौर पर ध्यान रखने वाली बातें हैं साथियों, ये याद रखिएगा। यहां से बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। तो यह है अशोक के 14 प्रमुख शिलालेख। दीज आर दी 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम स्तंभ लेखों की बात करेंगे। ऐसे होते हैं स्तंभ लेख। पहले इस तरह का एक पिलर बनवाया जाता है और फिर इस पिलर के ऊपर लिखा जाता है, इन स्तंभों के ऊपर लिखा जाता है। देखो, शिलालेखों में हमें अलग अलग भाषाएं मिली हैं। जैसे कई जगह पर हम भारत में ब्राह्मी, उत्तर पश्चिम भारत में जाएंगे तो खरोष्ठी, वहीं अफगानिस्तान के पास कुछ इलाके हैं जहां अरामैक लिपि मिली है। पर स्तंभ लेख में हमें ब्राह्मी भाषा देखने के लिए मिलती है, हमें ब्राह्मी लिपि, माफ कीजिएगा, ब्राह्मी लिपि देखने के लिए मिलती है। तो स्तंभ लेखों की जो लिपि है, पिलर इंक्रिप्शन की जो स्क्रिप्ट है वो ब्राह्मी है और भाषा प्राकृत भाषा है। विशेष तौर पर इसे हम मागधी प्राकृत बोलते हैं। इस भाषा को हम मागधी प्राकृत भाषा बोलते हैं साथियों। तो आइए अब हम जानते हैं, ये भी 2 भागों में बटे हुए हैं, एक मेजर और दूसरा माइनर। एक है मेजर और दूसरा है माइनर। तो ये भी 2 भागों में बटे हुए हैं साथियों। तो इसमें 7 प्रमुख हैं साथियों, 7 इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो एक है दिल्ली टोपरा
और दूसरा है दिल्ली मेरठ। अब आप कहेंगे सर इनके नाम इस तरह से क्यों हैं, दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ क्यों है? ये नाम इसलिए हैं कि पहले एक अभिलेख मेरठ में था, उसे दिल्ली लाया गया, दूसरा टोपरा में था, उसे दिल्ली लाया गया। दोनों को दिल्ली लाने का काम मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक ने किया था, जो कि दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का एक शासक था। इसलिए इसमें दो नाम जुड़े हैं, दिल्ली टोपरा। तो मूलतः ये अंबाला हरियाणा में था, फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली लाया था और इसे स्वर्ण मीनार का नाम दिया गया। ठीक इसी तरह जो दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख है, दिल्ली मेरठ पिलर इंक्रिप्शन है, इट वॉज ओरिजिनली सिचुएटेड इन दी मेरठ उत्तर प्रदेश। फिरोज शाह तुगलक इसको दिल्ली लेकर के आया था, फिरोज शाह तुगलक ब्रॉट इट इन दिल्ली। ठीक है, इसके बाद है लौरिया अरजाज, अभी आपको दिखाया था मैप में, ये चंपारण बिहार में है। लौरिया नंदनगढ़, ये भी चंपारण बिहार में है और इसमें औरंगजेब और अमर सिंह की जानकारी भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि अशोक ने लिख दिया होगा औरंगजेब और अमर सिंह के बारे में। क्या है कि बाद के राजाओं ने एक काम किया कि पुराने शिलालेखों में अपनी जानकारी को भी ऐड करा लिया, तो औरंगजेब और अमर सिंह की जानकारी बाद में किसी ने ऐड कर दी इसमें। फिर एक है रामपुरवा, तो ये भी बिहार के चंपारण में है। एसी कार्लाइल ने इसके बारे में पता लगाया था। प्रयाग स्तंभ लेख, इसमें अकबर के द्वारा इसे कौशाम्बी लाया गया था और इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अशोक की रानी कारुवकी या चारुवाकी का उल्लेख मिलता है। यही कारण है कि इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। तो ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि अशोक के किस स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, तो कौशाम्बी को या प्रयाग स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है साथियों। तो ये अलग अलग स्तंभ लेख हैं, ये अलग अलग पिलर इंक्रिप्शन है अशोका के। तो इसमें याद रखने वाली बात है, दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, ये दोनों ही फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाए गए थे। बिहार में तीन प्रमुख हमें देखने के लिए मिलते हैं, रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरजाज। ये तीनों ही हमें बिहार में देखने के लिए मिलते हैं। और कौशाम्बी या रानी का अभिलेख या प्रयाग अभिलेख, ये तीनों एक हैं। ये उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी में है, पहले ये प्रयागराज में था। अकबर के द्वारा इसे कौशाम्बी में लाया गया था। इसी को रानी का अभिलेख कहते हैं, क्योंकि इसमें अशोक की रानी कारुवकी का उल्लेख है, जिसे चारुवाकी भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, तो ये स्तंभ लेख है, ये पिलर इंक्रिप्शन भी है, इंग्लिश में भी दिया गया है इंफॉर्मेशन, तो परेशान नहीं होना है। चलें अब हम केव इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं, गुहा लेख के बारे में पढ़ लेते हैं। ये गुफाओं के अंदर चट्टानों में लिखे जाते थे साथियों। तो देखिए, यह भी हमें प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। जिस तरह से स्तंभ लेख हमें प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में मिले हैं, ठीक उसी तरह गुहा लेख भी हमें प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। लाइक पिलर इंक्रिप्शन आर फाउंड इन दी प्राकृत लैंग्वेज and Brahmi script. Likewise, cave inscriptions are also found in the Prakrit language and Brahmi script. ठीक है, इसमें बराबर की गुफाओं का उल्लेख बहुत महत्वपूर्ण है और ये याद रखिएगा साथियों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बिहार में स्थित है और एक्चुअली इसमें चार अलग अलग गुफाएं हैं साथियों, चार अलग अलग गुफाएं हैं। सुदामा गुफा, लोमस ऋषि की गुफा, कर्ण चौपड़ गुफा और विश्व झोपड़ी। इसमें से तीन गुफाएं, कर्ण चौपार गुफा, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी, ये आजीवक संप्रदाय से संबंधित हैं। तो ये प्रश्न आपके पहले भी क्विज में हमने डिस्कस किया था, जब हमने आजीवक संप्रदाय के बारे में पढ़ा था, तब भी हमने बात की थी कि किस राजा ने आजीवक संप्रदाय के लिए बिहार में गुफाएं बनवाई थी, तो उसका नाम था अशोक। आगे जाकर के अशोक का एक पौत्र होता है, ग्रैंड सन होता है दशरथ, उसने नागार्जुनी की गुफाएं बनवाई थी, वो भी बिहार में ही स्थित हैं साथियों। ठीक है, लिखा भी हुआ है, नागार्जुनी की गुफाएं ये भी अशोक के पौत्र दशरथ ने, अशोक के ग्रैंड सन दशरथ ने बनवाई थी।
अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीवक महामात्र का उल्लेख है। अशोका सेवंथ पिलर एडिक्ट मेंशन आजीवक मिनिस्टर। अब ये महामात्र क्या होता था? देखिए, अशोक ने जब धम्म की शुरुआत की तो अपने धम्म का प्रचार करने के लिए उसने महामात्रों को नियुक्त किया था। तो इसी तरह के महामात्र आजीवक का प्रचार करने के लिए भी उसने नियुक्त किए थे साथियों। तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि बराबर और नागार्जुनी की गुफाएं बिहार में हैं और अशोक ने आजीविकों के लिए 3 गुफा आश्रय स्थल बनवाए, केव शेल्टर्स बनवाए, कर्ण चौपार जिसे कर्ण चौपड़ भी कहा जाता है, सुदामा और विश्व झोपड़ी। कर्ण चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी, लोमस ऋषि की गुफा भी इसी बराबर की गुफाओं का हिस्सा है। आगे जाकर के इसके ग्रैंडसन दशरथ ने एक और गुफा बनवाई थी जिसे हम जानते हैं साथियों नागार्जुनी गुफा के नाम से। ठीक है, चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि जुड़े हुए हैं अभिलेखों से, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और फिर ये टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे साथियों। तो देख पाए, एक अभिलेख है रुम्मनदेई अभिलेख जो कि लुम्बिनी नेपाल से मिला है। हमने इसकी चर्चा पहले भी की थी जब हमने बुद्धिज्म को पढ़ा था। तो रुम्मनदेई ये बताता है कि अशोक ने अपने शासन के 20वें साल में लुम्बिनी की धर्म यात्रा की थी। अशोक वेंट टू लुम्बिनी इन दी 20th ईयर ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेशन। और जब वो लुम्बिनी गया तो यहाँ धार्मिक कर की उसने समाप्ति कर दी। ही अबॉलिस्ड दी रिलीजियस टैक्स। उस समय धार्मिक कर के लिए बलि शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो जब वो लुम्बिनी पहुंचा तो उसने इस बलि या धार्मिक कर की पूरी तरीके से समाप्ति कर दी। ही अबॉलिस्ड दैट रिलीजियस टैक्स। इतना ही नहीं, उसने भू राजस्व की दर को भी वहां पर घटाया। उसने लैंड रेवेन्यू की रेट को भी घटा दिया। पहले उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था, उसने कम करके इसे 1/8 कर दिया। अर्लियर इट वॉज 1/6, ही रिड्यूस्ड टू 1/8। उसने इतना कम कर दिया। और बुद्ध को रुम्मनदेई अभिलेख में शाक्य मुनि भी कहा गया है। ऐसा ही एक अभिलेख है सर ए कूना अभिलेख, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंधार से मिला है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्लीज याद रखिएगा साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ए कूना अभिलेख जो कि कंधार से मिला है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यह एक बाइलिंगुअल स्क्रिप्ट है, द्विभाषीय अभिलेख है। जैसे हमारी क्लास बाइलिंगुअल होती है, फिर भी आप लोग कमेंट कर देते हैं कई बार कि सर इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा। मैं जितनी कोशिश करता हूँ हो जाता है और पीडीएफ भी आपको दे ही रहा हूँ। ठीक है, तो शर ए कूना अभिलेख ये एक बाइलिंगुअल अभिलेख है। ठीक है, तो यह ग्रीक और अरमेक 2 लिपियों में है, ग्रीक और अरमेक। तो ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि अशोक का कौन सा अभिलेख द्विभाषीय था। अशोक का ऐसा कौन सा इंक्रिप्शन है जो कि बाइलिंगुअल था? तो आंसर होगा शर ए कूना अभिलेख, शर ए कूना इंक्रिप्शन। याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। इसके बाद है शहबाज गढ़ी व मनसेहरा अभिलेख। अभी डिस्कस किया था, ये पाकिस्तान में है और ये खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। इट वॉज रिटन इन दी खरोष्ठी स्क्रिप्ट। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे खरोष्ठी के बारे में। फिर भाब्रू लेख जिसे बैराट अभिलेख भी कहा जाता है, इसमें अशोक ने अपने आप को मगध का राजा कहा है और यहां से हमें अशोक के बुद्ध होने की जानकारी भी मिलती है। तो अशोक ने अपने आप को मगध का राजा कहा है। अशोक कॉल्ड हिमसेल्फ द रूरल और द किंग ऑफ मगध। इसी तरीके से गुर्जरा अभिलेख जो कि दतिया मध्य प्रदेश में है और कर्नाटक का मास्की, नेतूर और उडेगोलम अभिलेख, यहां से हमें अशोक का नाम मिलता है। तो अशोक का जो नाम है, अशोक ये जो पर्सनल नेम है, क्योंकि अशोक के बहुत सारे नाम है, अशोक है, प्रियदर्शी है, देवनाम प्रिय है, हालांकि ये दोनों उपाधियां थी। तो अशोक जो नाम हमें मिलता है वो मध्य प्रदेश में गुर्जरा अभिलेख, कर्नाटक का मास्की, नेतूर और उडेगोलम, ये सारे हमने अभी मैप में दिखाए थे। तो कहा भी था कि बार बार ये नाम आएंगे, तो याद रखिएगा यहां से हमें अशोक का नाम मिलता है, यहां से हमें अशोक नेम मिलता है। वहीं साथियों भाब्रू,
जिसे बैराट अभिलेख भी कहा जाता है, अहरोरा जो उत्तर प्रदेश में है, रुम्मनदेई जो नेपाल में है, निगाली सागर ये भी नेपाल में है। यहां से हमें अशोक के बौद्ध अनुयायी होने का साक्ष्य मिलता है। यहां से हमें एविडेंस मिलता है दैट अशोका वॉज अ फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म। तो ये सारे नाम याद रखना जरूरी है। जैसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि किस अभिलेख में द्विभाषीय अभिलेख है, व्हाट इज द नेम ऑफ द अशोकाज इंक्रिप्शन दैट इज बाइलिंगुअल, तो जवाब देना होगा शर ए कूना अभिलेख, शर ए कूना एडिक्ट। कहां पर है? कांधार अफगानिस्तान में है। कौन कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया है? ग्रीक और अरमाइक। कौन कौन सी भाषा है? ग्रीक और अरमाइक, ठीक है, अराइमेक। ग्रीक और अराइमेक भाषा का प्रयोग, लिपि का प्रयोग किया गया। फिर शहबाजगढ़ी और मनसेहरा ये पाकिस्तान में है, तो ये खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। हमने डिस्कस भी किया था कि उत्तर पश्चिम प्रांत में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में जो अशोक के अभिलेख हैं वो खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। दे आर रिटन इन दी खरोष्ठी स्क्रिप्ट, ठीक है, खरोष्ठी में लिखे गए हैं। भाब्रू राजस्थान बैराट में है। यहां से हमें बौद्धिज्म के अनुयायी और मगध के राजा होने की बात मिलती है। गुर्जरा अभिलेख दतिया मध्य प्रदेश में। कर्नाटक का मास्की, नेत्तूर और उडेगोलम, इसमें हमें अशोक का नाम मिलता है, अशोक, ठीक है। अब थोड़ी सी चर्चा, ये रुम्मनदेई अभिलेख है साथियों, रुम्मनदेई इनक्रिप्शन है। थोड़ा सा हम लिपि के बारे में बात कर लेते हैं। देखो जो खरोष्ठी लिपि है, खरोष्ठी स्क्रिप्ट, ये दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है साथियों, दाएं से बाएं अर्थात राइट टू लेफ्ट। जबकि ब्राह्मी जो लिपि है ये लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। हम लेफ्ट टू राइट ही लिखते हैं, अगर आप देखें ध्यान से तो हम इस तरह से लिखते हैं, तो हम ब्राह्मी लिपि के तरीके से ही लिखते हैं, ठीक है। खरोष्ठी ऐसे लिखी जाएगी, ऐसे खरोष्ठी ऐसे लिखी जाएगी और ब्राह्मी ऐसे लिखी जाएगी, ये अंतर होता है। अब अरमेइक के बारे में हमने पढ़ा था कि जो अरमेइक स्क्रिप्ट है ये ईरान से भारत में आई थी। याद कीजिए जब हमने पर्शियन इन्वेजन को डिस्कस किया था तो वहां हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था कि भारत में अरमेइक लिपि की शुरुआत होती है, ठीक है। फिर एरगुडी शिलालेख, उम्मीद है याद होगा, ये आंध्र प्रदेश से मिला है, हमने मैप में भी देखा था। यह भी खरोष्ठी और ब्राह्मी दोनों भाषाओं में मिलता है, खरोष्ठी और ब्राह्मी का प्रयोग किया गया। D.R. भंडारकर एक ऐसे महान इतिहासकार हुए जिन्होंने अशोक का पूरा इतिहास अभिलेखों के आधार पर लिखा है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि उस इतिहासकार का नाम बताइए जिसने अशोक का पूरा इतिहास सिर्फ अभिलेखों के आधार पर लिखा है, किसी भी पुरातात्विक साक्ष्य की मदद नहीं ली है। तो उसका नाम है D.R. भंडारकर हैज रोट एंटायर हिस्ट्री ऑफ अशोका बेस्ड ऑन दी अशोकास इंस्क्रिप्शन, ठीक है साथियों। निगाली सागर ये नेपाल में है जहां बुद्ध को कनक मुनि कहा गया। तो बुद्ध का एक और नाम याद रख लीजिए, चाहे तो अपने बुद्धिज्म वाले नोट्स में भी डाल सकते हैं कि बुद्ध को कनक मुनि भी कहा गया। अशोक के सभी, अभी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये साथियों हमारा एक टॉपिक था। ये देखें, ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, इस तरीके से ब्राह्मी होती है, ध्यान से देखिए, और वो खरोष्ठी है। तो ब्राह्मी जैसा हम अभी लिखते हैं लेफ्ट टू राइट वैसे लिखी जाती है, और खरोष्ठी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। याद रखिएगा, ये सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहां से कुछ प्रश्न आपसे किए जा सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपसे किए जा सकते हैं साथियों, कि अशोक के शिलालेखों की, अधिकांश शिलालेखों की भाषा क्या थी, लैंग्वेज क्या थी। तो ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में डिस्कस कर ली। प्रमुख भाषा, प्रमुख शिलालेख, ये सारी चीजें क्या होती हैं। ये टॉपिक ना थोड़ा मुश्किल टॉपिक होते हैं, जटिल होते हैं, और मैं बार बार कहता हूं कि ऐसे टॉपिक को हम स्किप कर देते हैं, जबकि नहीं करना चाहिए। प्रश्न यहां से पूछे जा रहे हैं, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को सही तरीके से चीजों को एक्सप्लेन कर दूं। मैप वगैरह का हमने इस्तेमाल किया है, हमने मैप का यूज किया है, और कोशिश की है कि एक अच्छा प्रेजेंटेशन रहे जिससे आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएं। तो साथियों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से हम इस नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं।
एप्लीकेशन को जरूर एक्सेस कीजिएगा, जहाँ पर बहुत सारे हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, बहुत सारे नहीं 4 ही कोर्सेज चल रहे हैं और लगातार यहाँ कक्षाएं हो रही हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, कल फिर आपसे मिलते हैं और कल हम चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, बृहदत्त इनके बारे में बात करेंगे, अर्थात कल हम मौर्य काल के राजनीतिक इतिहास को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।